तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम एंड सेकंड जो रहेगा टॉपिक हमारा वो रहेगा रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने जब सब स्पेस पढ़ा था तो वहां हमने ये तो देख लिया था कि कोई अगर हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम है तो उसके जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे और उनका सेट जो बनता है वो एक सब स्पेस बनाता है। ठीक है, तो आज उसकी बेसिस और डायमेंशंस के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो चलो थोड़ा से समझ लेते हैं। लेट ठीक है, कोई भी जनरल फील्ड है हमारे पास सब, तो उसके ऊपर कोई मैट्रिक्स ए है, देन दिस कैसे डिफाइन होता है, x बिलोंग टू often such that ax is equal to 0। ओके, तो इसको हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं ना, क्योंकि इसके जितने भी हमने ये हम पहले देख चुके हैं पहले के लेक्चर्स में कि ये स्पेस बनाता है और सब स्पेस बनाता है अपन का इस सब स्पेस ऑफ स्पेस। ओके, बट जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था कि इसके कोरस्पोंडिंग जो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है ए, इसके कोरस्पोंडिंग जो हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स बनती है और उसके कोरस्पोंडिंग जो होमोजेनियस सिस्टम बनता है, दोनों का सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सेम होता है ना। तो हम इस स्पेस पे चर्चा करने इस स्पेस पे चर्चा ना करके हम इस पे चर्चा करेंगे जहां हमारे पास ये क्या होगी, रो रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स होगी। ओके, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम होते हैं। तो लेट R is row reduced equal form of A, then as कैसे क्या होगा, ओके। अब Rx में मान लो कि क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कुछ नॉन जीरो रोज होती हैं और कुछ जीरो जीरो होती हैं, और जो जीरो जीरो होती हैं वो बॉटम में होती है ना। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर R as R नॉन जीरो रोज। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उसकी हेल्प से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। मान लो कि आपके पास ये रो रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स, ठीक है, ये रो रिड्यूस्ड एक्लेन मैट्रिक्स बनेंगे ना, मतलब क्योंकि इसमें लीडिंग एंट्री क्या है, फर्स्ट कॉलम की, फर्स्ट रो की, ये ना, और उस फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में सारी बाकी एंट्रीज जीरो है, और सेम सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है इस कॉलम में ना, तो इसमें बाकी जो एंट्रीज है वो सारी जीरो है। तो ये हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म है। अब देखो, ये जो हमारा फर्स्ट रो का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, सॉरी लीडिंग एंट्री है, वो किस में है, फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो है उसकी लीडिंग एंट्री किस में है, थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जितने नॉन जीरो रो है उतनी कॉलम्स होंगी ना हमारे पास जिसमें क्या होंगे, लीडिंग एंट्री होगी उनकी। ठीक है, तो देयर आर लेट एच लीडिंग एंट्री of each non-zero row lies in columns K1, K2 and ऐसे ही KR। ओके, जैसे कि इसमें है ना फर्स्ट एंट्री, तो ये हमारी क्या होगी,
K1 कॉलम हो गई और सेकंड इसमें है ना, तो ये हो गई हमारी K2 कॉलम। ओके नाउ अब इसके अलावा जो कॉलम्स बचेगी उनको मैं अलग सेट में मान के चल रहा हूँ कि कंसीडर दिस सेट जे में मान रहा हूँ। कौन सा सेट? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है ना। तो ऐसे ही हमारे पास ए में कितने, आर में कितनी कॉलम्स है? अन कॉलम्स है ना। उसमें से मैंने कौन से सब्ट्रैक्ट कर दिए? K1 K2 वाले। ठीक है, तो बाकी जो जे में ये इंडेक्सेस जो हैं, ठीक है, इसमें जो इंडेक्सेस हैं इस सेट में, वो कौन सी कॉलम को डिनोट कर रहे हैं? जिसमें लीडिंग एंट्री नहीं है, यानी कि जो जिस कॉलम में पाइवेट एलिमेंट नहीं है किसी रो का, उनको डिनोट कर रहे हैं। ओके, यहां तक समझ आ गया ना? ओके हाँ, और वैसे ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ आपको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के बारे में, पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ इसको। नाउ अब जितने हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रो है, उतनी ही लीनियर इक्वेशंस बनेगी ना। आर नॉन जीरो रो है तो इसमें इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे रो सिस्टम के अंदर, तो क्या बनेगा? x1 प्लस x2 माइनस 2x4 इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा x3 प्लस x4 इक्वल टू 0। तो जितनी नॉन जीरो रोज हैं उतनी नॉन जीरो वो बनेगी ना इक्वेशंस। तो इसमें कितनी इक्वेशंस बनेगी? आर इक्वेशंस ना। नाउ द सिस्टम Rx is equal to 0 has the form of, किस फॉर्म का होगा? कि इस कॉलम में जैसे K1 है, ठीक है, तो ये पहली कॉलम थी ना हमारी, तो इसमें सिर्फ x1 इसकी एंट्री 1 होगी ना, जिसकी मतलब जो लीडिंग एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग जो अननोन है हमारा। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में कौन सा होगा? K1 होगा ना हमारा। कहाँ गया? हाँ, तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ये जो K1 है, तो उसमें हमारा जो अननोन होगा उसकी कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा ना, प्लस। और बाकी जो अब ये जो बच गए हमारे K2 के कोरस्पॉन्डिंग जो अननोन होगा, वो इस फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग जो लीनियर इक्वेशन आएगी उसमें नहीं होगा ना ये। जैसे कि इसमें x3 नहीं है, x3 नहीं है ना, क्योंकि x3 किसका है? सेकंड जो पाइवेट कॉलम है उसका कोरस्पॉन्डिंग जो उसमें 0 आएगा ना, क्योंकि एक पाइवेट कॉलम है इसमें x3 का जो कोएफिशिएंट है, बाकी एंट्री सारी 0 होंगी, सिर्फ सेकंड कॉलम में ही अराइज होगा ना वो, मतलब दिखेगा जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अननोन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाकी क्या आएंगे? जे बिलोंग टू जे, ये कैपिटल जे के कोरस्पॉन्डिंग जो आएंगे उसमें होंगे ना, और C1 जे एक्स जे इज इक्वल टू 0, इस टाइप का दिखेगा ना। जैसे कि इसमें देखो, इसमें ये 1 है और बाकी ये जो बच गए जिसमें हमारे लीडिंग एंट्री नहीं है, उस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी अननोन है, जिसमें x2 था, इसमें x3 था, सॉरी x4 था, तो यही अपीयर होंगे ना बाकियों में। ओके, तो सेम इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके की बनेगी ना फिर xk2 प्लस सिग्मा जे बिलोंग टू जे C2j और x इज इक्वल टू 0, और कितनी बनेगी? r बनेगी ना। ओके, ये समझाई किस फॉर्म का दिखेगा rx? ओके, चलो इसको छोड़। तो अब जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ये जो अस है, इसमें सारे किस टाइप के होंगे? इसको अगर मैं कोई भी वैल्यू, इनको मैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना, कि इनको मैं कुछ भी वैल्यू दूंगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी xk1 जो अननोन ये है उनकी वैल्यूज आएंगी, तो वो पूरा सॉल्यूशन सेट बनेगा ना हमारा, कि उनको कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू दूं। ओके, नोट दैट बाय assigning
values to xj's for j belong to j and finding values of unknowns xk1, xk2, xkr, we get a complete solution set. Set of ओके इसमें मैं कुछ भी वैल्यू अगर इनको असाइन करूंगा, देखो इस केस में x1 को फिर उधर लेके जाऊंगा, इनको क्या होगा 2x4 माइनस x2 और x3 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस x4। तो ये जो फ्री वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये x4 x2 इनको मैं कुछ भी वैल्यू देता जाऊंगा, असाइन करवाता जाऊंगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू जाएंगी ना, और वो फिर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। जैसे कि इस केस में क्या बनेगा हमारा x1 क्या होगा 2x4 माइनस x2 फिर x2 फिर माइनस x4 और x4। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट बनेगा ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इस जो लीनियर सिस्टम इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट इस टाइप का होगा ना। तो सेम यहाँ मैंने लिखा है वो बात, ठीक है, कि इनको मैं कोई भी असाइन करूंगा वैल्यूज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास इनकी वैल्यूज आएंगी और वो क्या बनाएंगे हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन सेट एस। ओके, अब देखो हमारे पास फिर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, फ्री वेरिएबल्स है जिसको मैं असाइन करवा रहा हूँ वैल्यूज r माइनस टोटल कितने थे अन। तो ये कितने अननोन है इस टाइप के अन जो इंडिपेंडेंट एक्स जे हैं ये फॉर j बिलोंग टू j n माइनस r है ना, नॉट दैट देयर आर n माइनस r इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन सेट है। तो अब हमें ऐसे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ना जो इसको वो कर दे, स्पेन कर दे। तो यहाँ देखो इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, सॉरी x4 इंटू में 2 और 0 माइनस 1 एंड ये लास्ट में 1 आएगा प्लस x2 इंटू में माइनस 1 1 0 0। तो ये 2 वेक्टर्स से इस टाइप के 2 वेक्टर्स आ जाएंगे ना, बेसिस कौन सा बनाएंगे ये 2 वेक्टर्स बेसिस बनाएंगे ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो सेम टाइप से यहां मैं क्या कर रहा हूं कि लेट EJ is the solution of Rx is equal to 0 which is obtained by assigning xj is equal to 1 and यहाँ x j dash लिख रहा हूँ मैं इक्वल टू 0 फॉर j dash बिलोंग टू j अदर देन j, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ इनको वैल्यूज देनी है ना। तो पहले को जो जितने भी मेरे पास फ्री वेरिएबल्स हैं पहले वाले को जैसे कि मेरे पास मान लो कि इसमें ये जो 2 फ्री वेरिएबल्स थे ना, तो इसमें पहले मैं x2 को 1 रख रहा हूँ और x4 को 0 रख रहा हूँ। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक सॉल्यूशन सेट आएगा ना। क्या आएगा, जब मैं x2 को 1 रखूंगा और x4 को मैं 0 रखता हूँ तब क्या आएगा मेरे पास, यहाँ x1 की वैल्यू क्या होगी -1 और फिर x2 की वैल्यू मेरे पास 1 है और फिर यहाँ x3 की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर यहाँ क्या आएगा 1 आएगी, ठीक है। तो ये एक मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा होमोजेनियस सिस्टम बनेगा, ठीक है। सेम फिर सेकंड केस क्या करूंगा, x2 को 0 पुट करेंगे और x4 को 1 पुट करेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक और सॉल्यूशन आएगा ना, 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 1 आ जाएगा
और सॉरी 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा -x2, तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो वो आ गए ना हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए इस सिस्टम के, ठीक है। और आप चेक करोगे तो दोनों क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ना, ठीक है। तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देन दिस सेट बीटा इज इक्वल टू E1 E2 और कितने बनेंगे इसमें, En माइनस आर बनेंगे ना, क्योंकि J की कार्डिनलिटी कितनी है, n माइनस आर है ना। तो इसका ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, ओके। ये बात क्लियर है। Here beta becomes basis for this space S। इसको प्रूफ करना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, सेम जैसे यहाँ है ना, ठीक है। तो ये इसका मतलब पूरे जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सॉल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम है उसका जो सॉल्यूशन स्पेस होता है, तो जितनी हमारे पास रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होती है मैट्रिक्स ए की, ठीक है, तो उसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर ऑफ कॉलम से या फिर जितने ऑफ नंबर ऑफ अननोन्स है, तो उतनी हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी डायमेंशन हो जाती है, ठीक है। आपने इसको कहीं इस तरीके से भी पढ़ा होगा कि नलिटी ऑफ, इसको नलिटी बोलते हैं ना, अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया, बट अगर आपसे रिलेट जो आपने पहले पढ़ा उससे अगर रिलेट करवाएं तो इसको नलिटी बोलते हैं ना, नलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होती है, अन जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होती है मैट्रिक्स ए में, माइनस रैंक ऑफ ए, तो इसकी इक्वल होती है ना। तो ये सेम वही है ना, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नलिटी ऑफ ए क्या है, इस स्पेस की डायमेंशन, ठीक है। तो अन माइनस रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए क्या होती है, जितने रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में नॉन जीरो रोज होती हैं उतनी होती है ना, ठीक है। तो एक छोटा सा ऑब्वियस सा जो कॉन्सेप्ट था इससे रिलेटेड वो मैंने बताया। हालांकि ये सब कुछ जो ये जो है ये मैं पहले के लेक्चर जो रो इक्विवेलेंट के जब हुए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, वहां मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इनको, ओके। चलिए यहां तक क्लियर है ना, मतलब ये रिजल्ट तो आप पढ़ते भी हो पहले, बट जस्ट इसका थोड़ा सा जो आइडिया था किस तरीके से बनता है, ठीक है, जस्ट वो हमने देखा। तो अब जो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है रो स्पेस वो पढ़ने वाले। तो रो स्पेस से पता ही चल रहा है कि रो स्पेस क्या हो सकता है। तो लेट A is an M cross N matrix of over the field, ओके। एंड इसमें क्योंकि हमारे पास कितनी रोज होंगी, m रोज होंगी ना, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m are m rows of matrix A, then space generated by rows alpha 1 alpha 2 alpha m is called row space of मैट्रिक्स ए की जो रो होंगी उससे जो हम सब स्पेस जनरेट करवाएंगे वो क्या होगा, रो स्पेस कहलाएगा मैट्रिक्स ए का, ओके। और अगर आप नोट करोगे
तो ये किसका सब स्पेस होगा? ये जो स्पेस आएगा इससे जनरेट करेंगे वो किसका सब स्पेस होगा? यहाँ अल्फा वन किस टाइप का होगा हमारा? रिपीट करना। किसका? नहीं, क्या पूछा है दोबारा? ये जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा में ये जनरेट करेंगे स्पेस से, जो स्पेस जनरेट होगा वो किसका सब स्पेस होगा? इस टाइप के होंगे ना कितने टपल का? ये अन टपल का ना, तो ये किस में बिलोंग करेगा? अफन में ना। तो हर एक किस में? अफन में बिलोंग करेंगे, तो स्पेस जनरेट करवाएंगे तो वो क्या होगा? सब स्पेस ऑफ अफन, रो स्पेस ऑफ ए इज सब स्पेस ऑफ। ओके, हाँ, तो ये हो चुका है। अब फाइंड कैसे करेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अगर रो स्पेस हमें फाइंड करना पड़ जाए या उसका बेसिस फाइंड करना पड़ जाए, तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे? आपने पहले पढ़ा हुआ, तो कोई आइडिया देना चाहेगा इसके बारे में? ऑपरेशन लगा के एल आई रो चेक करेंगे मैट्रिक्स से। हाँ, बट बेसिस कैसे फाइंड करेंगे? रो ऑपरेशन लगा के? हाँ सही है, वैसे यही करेंगे। वो देखते होते हैं ना, जैसे कि कितनी एल आई रो हमारे बच गई, तो उन्हीं से जनरेट होएगा फिर। हाँ, आइडिया यही रहेगा। जस्ट एक सिस्टमेटिक वे में बोलें तो हम पहले भी ये ट्राई करेंगे कि जो अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं ना, एक इक्विवेलेंट आती है ना रो ऑपरेशन लगाने के बाद। तो हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं तो उनका जो रो स्पेस होगा वो सेम होगा। ओके, अब क्योंकि रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है, वो इक्विवेलेंट होती है ना किसी मैट्रिक्स ए के, ठीक है? मतलब किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट फॉर्म उसकी इक्विवेलेंट होती है। तो जो हमारा रो स्पेस ऑफ ए है वो किसका रो स्पेस बन जाएगा? जो रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ना उसका रो स्पेस के इक्वल होगा। ठीक है, तो पूरा वर्क हम फिर किसके ऊपर करेंगे? जो रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट फॉर्म है उसके ऊपर करेंगे। ओके, चलो, तो पहला हमारा क्या काम रहेगा? ये प्रूफ करना कि let a and b are two uncrossable row equivalent matrices. Okay, then row space of a and b are same. ठीक है, दोनों का जो रो स्पेस होगा वो सेम होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? हमने पढ़ा था कि अगर रो इक्विवेलेंट है तो हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी कि B इक्वल टू क्या होगी? पी ए, वेयर P इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। सिंस ये सब हमने उसमें पढ़ा हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जब टॉपिक चल रहे थे उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बस उसी का ही यूज करूंगा। सिंस A and B are row equivalent, there exists an invertible
matrix P such that P is equal to P. ओके, ये हम पहले के जो रो इक्विवेलेंट सिस्टम वगैरह जब हम पढ़े थे तब ये चीजें हमने प्रूफ की थी, ठीक है। और वह रोज बीटा 1 बीटा 2 बीटा ऑफ मैट्रिक्स P आर ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म की होती थी? जो B जो मैट्रिक्स होती थी उसकी रो किसके लीनियर कॉम्बिनेशंस में होती थी? मैट्रिक्स A की रो के लीनियर कॉम्बिनेशंस में होती थी ना, हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के टाइम, ठीक है। तो बीटा 1 इज इक्वल टू हाँ, या बीटा आई लिख देता हूं मैं, ठीक है। बीटा आई 1 अल्फा 1 प्लस पी आई 2 अल्फा 2 प्लस प्लस पी आई, और यहाँ क्या आएगा, हम आएगा ना, हम अल्फा, वह पी आई जे इज आई जेथ एंट्री ऑफ पी। ओके, ये चीजें हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ओके, तो उसको हम दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे। तो अब यहाँ एक चीज आप नोट करोगे, तो ये जो इसका रो स्पेस होगा जो मैट्रिक्स बी का, वो किससे जनरेट होगा? इससे जनरेट होगा ना, ओके। और ये क्या है, हर एक जो वेक्टर है, जो रो है, वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में? जो मैट्रिक्स ए है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, रो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ना। तो यानी कि इसका जो इससे जो जनरेट होंगे स्पेस, वो किसका सब स्पेस होगा? रो स्पेस ऑफ ए। ये बात क्लियर है? क्योंकि सारी रो है बी की, वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशंस में है? जो मैट्रिक्स ए है उसके लीनियर मैट्रिक्स ए की रो के लीनियर कॉम्बिनेशंस में है, ठीक है। तो देन रो स्पेस ऑफ बी is subspace of या contain in subspace of, या फिर contain लिख देता हूँ, वो बेटर है, contain in row space of O। ये बात क्लियर है ना? क्योंकि इसके जो होंगे, इससे जो स्पेस जनरेट होगा इन वेक्टर से, वो किस में कंटेन करेगा? क्योंकि हर एक वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं, तो इन वेक्टर से जो जनरेट होगा स्पेस, उनमें कंटेन करेगा ना। ये बात तो क्लियर हो गया, ये हो आपको, ठीक है। और हमने सीखा था कि रो इक्विवेलेंस है, वो क्या होता है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस है तो फिर सिमेट्रिक भी होगा ना, ठीक है। सिमेट्रिक होता है तो P इनवर्टिबल है, तो यहां से क्या हो जाएगा? सिंस P इज इनवर्टिबल वी हैव, और यहां से क्या मिलेगा? A इज इक्वल टू P इनवर्स B, ठीक है। तो यानी कि A अगर B A के इक्विवेलेंट है तो B क्या होगी? A की इक्विवेलेंट होगी। सिमेट्रिक होता है ना, तो फिर यहाँ से एक सेम सिस्टम इस तरीके का जनरेट होगा ना हमारे पास। जस्ट वो क्या होगा, यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा? बीटा 1 बीटा 2 बीटा आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? देयरफॉर रो स्पेस ऑफ A will be containing row space of B and hence the proof। या फिर मैं पहले एक लाइन और लिख देता हूँ, those both matrices have same row space, ठीक है।
ये समझाई ना ये थ्योरम, काफी इजी प्रूफ था, जस्ट हमने पहले जो पढ़े थे कॉन्सेप्ट उनका यूज किया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि अगर हमें रो स्पेस फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का, तो यहाँ से हमें ये तो आइडिया मिल गया कि अगर हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये आती है, हमने पढ़ा था पहले, तो दोनों के फिर क्या होते हैं, रो स्पेस सेम होते हैं। ठीक है, और हमारे पास सबसे बेस्ट रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है किसी मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग, उसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ओके, तो अगर हम रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म का बेसिस फाइंड कर लेते हैं रो स्पेस के लिए, तो हमारे पास इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स ए का वो मिल जाएगा ना, बेसिस मिल जाएगा ना रो स्पेस के लिए। ठीक है, तो बस वही करने वाले हैं। Let R be a unconstant reduced echelon matrix, then non-zero rows of R forms basis of the space of ओके। तो लेट पहले मान लो कि हमारे पास आर नॉन जीरो रो है आर की, तो लेट consider R non-zero rows of R, और गिवन कैसे है, मान लो कि वो अल्फा सेम इस तरीके से है, अल्फा इज इक्वल टू R1 RI1 RI2, और कैसे आएगा RIN। ओके, और I किसके बीच में होगा, R के बीच में। ओके, ये रो हो गई हमारी आर नॉन जीरो रो हो गई आर की। बाकी जो जीरोज होती हैं वो किसमें लाइज, बाकी जो जीरो रोज होती है ना, और वो बॉटम में होती है। तो अगर हम रो से जनरेट करवा रहे हैं इसके आर, मतलब रो स्पेस इसके रो से जनरेट होता है ना, तो जो नीचे की जो जीरोज रो होती हैं वो तो इफेक्ट डालेगी नहीं। ठीक है, जनरेशन में, तो फिर क्या होगा, इनसे ही जनरेट हो जाएगा ना हमारा पूरा रो स्पेस। तो इट इज इजी हियर, इट इज क्लियर दैट alpha 1 alpha 2 alpha r generates the row space of क्योंकि बाकी जो बच गए वो तो जीरो रोज हैं। ठीक है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी रो स्पेस को जनरेट करने में। तो जस्ट अब हमको क्या प्रूफ करना है, अगर इसको हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर को अगर हमें बेसिस, इस सेट को अगर बेसिस प्रूफ करना है, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये क्या होंगे, अलाई वेक्टर्स होंगे। ओके, या फिर अलाई रोज होंगे। वी क्लेम दैट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर are linearly independent set. Independent vectors. तो कैसे प्रूफ करते हैं, कंसिडर the linear combination. Consider the scalars C1 C2 CR such that C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus CR alpha r is equal to 0। इस तरीके से प्रूफ करते हैं ना। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, और
अगर मैं इनको ओपन करके लिखूं अल्फा 1 अल्फा 2 को और फिर इनको सम करूं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक, r तक, और सी आई, और अल्फा 1 क्या था, आर आई से था ना, तो r1 और ठीक है आई आएगा, ओके। और यहाँ से क्या आएगा, सी आई आर आई 2, और इस तरीके से क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1 टू आर और सी आई आर आई एन इज इक्वल टू 0। ओके, ये बात क्लियर है ना, जस्ट आप ओपन करके लिख लेना अगर कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू आर सी आई आर आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ईच जे टू एन, ओके। अब क्योंकि R हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है तो क्या होगा, ये कुछ स्पेशल टाइप की होती है ना। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं कि वही एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 1 0 माइनस 2 1 0 और 0 0 0 0, ओके। तो यहां जो ये है सेम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं पाइवेट वाला, कि फर्स्ट जो नॉन एंट्री है वो मान लो कि K1 में, और जो सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री है वो मान लो कि K2 में, ठीक है। तो कितने टाइप की होगी, 8 जो हो जाएगी ना, देयर आर एन कॉलम्स, लेट ईच लीडिंग एंट्री ऑफ each row lies in columns K1 K2 KR, ठीक है। तो इनमें लाइज कर रही हैं, तो यहां ये क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, ये कॉलम्स, ये K1 K2 क्या रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, ये K1 है ना हमारा, ये K1 है, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो K1 है वो ग्रेटर होगा ना K2 से, फिर अगर और कोई होगा आगे जाके K3 तो वो भी ग्रेटर होगा ना, मान इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी ना एक फाइनाइट सीक्वेंस। और भी कई प्रॉपर्टीज है जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म सेटिस्फाई करती है। देन पहली कंडीशन क्या होगी, K1 ग्रेटर देन होगा K2 ग्रेटर देन होगा K3 से, और ऐसे चलते चलते KR। सेकंड कंडीशन होगी कि जो नॉन जीरो एंट्री है ये, सॉरी, ये जो फर्स्ट कॉलम, चलो फर्स्ट रो को एक बार छोड़ो, ये जो सेकंड रो है उसमें जो नॉन जीरो एंट्री लीडिंग एंट्री आती है वो K2 कॉलम में आ रही है ना, और उससे पहले सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है ना उस रो में, लीडिंग एंट्री से पहले सारी रो जीरो होती है ना। तो यहां से हमारे पास क्या होगा कि जो R I, और ये कौन सी कॉलम है, K2 कॉलम, या फिर हाँ J, फॉर ईच आई लिख देता हूँ, फॉर ईच आई लेस देन R, ठीक है। हर नॉन जीरो रो में क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो R I और इससे पहले जो लीडिंग एंट्री से पहले सारी कॉलम क्या हो रही है, जीरो हो रही है ना एंट्री, और J क्या सेटिस्फाई कर रहा है, K और ये I। ये बात समझाई, ये जो K2 है K2 से पहले जो J होगा, यानी कि ये कॉलम और इसकी आयत, तो ये वाली ये क्या होगी, जीरो होगी। ये बात समझाई, ठीक है, जस्ट नोटेशन, ओके। जस्ट प्रूफ को अच्छे से लिखने के लिए सिर्फ, ओके। और एक और कंडीशन क्या होगी कि ये काफी गंदा हो गया ना, ये इससे नेक्स्ट वाली ये क्या होगी, एंट्री 1 होगी ना हमेशा। तो यहाँ एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी कि R I और जो ये
K2th है ना, KI या KJth, ठीक है। ये एंट्री क्या आएगी, डेल्टा आई जे आएगी, क्योंकि देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 1 मिनट। ये 1 है, ये 1 है, ये 0, ये -2, 0 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। ये हमारी K1 थी, ये हमारी K2 थी। तो इसमें देखो ये फर्स्ट हमारी क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसमें फर्स्ट रो में। और ये हमारी जिसमें हमारा क्या है, K1 है, मतलब ये वाला जो फर्स्ट पाइवेट है, फर्स्ट पाइवेट कॉलम है, उसमें जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी वो 1 होगी। और फिर ये आर आई कौन सी क्या है, K1 है ना, तो ये क्या आ गई, 1 आ गई। और फिर इसमें देखो आर आई या 1 लिख देता हूँ, 1 है ना, तो 1 और 1। तो इसमें जो आगे जाके इस कॉलम में बाकी एंट्री 0 होगी ना, जिसमें ये K2 कॉलम जो होगी, बाकी सारी एंट्री 0 होगी ना, जब तक ये क्या हो जाए, सेकंड रो ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये R1 और K2 क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और फिर सेकंड रो के लिए R2 K1 क्या आएगा, क्योंकि इसमें बाकी 0 होंगी ना K1 में, क्योंकि हम पहले 1 ले चुके हैं, ठीक है। तो बाकी सारी एंट्रीज क्या होगी, इस कॉलम में 0 होगी, तो K1 में क्या होगी, बाकी सारी एंट्री 0 होगी। तो आप R3 K1 ले लो, ये भी 0 होगी, सारी की सारी 0 होगी। बस इसमें नॉन जीरो कौन सी होगी, जो इन जीरोस के बाद में जो नॉन जीरो होगी वो कौन सी होगी, ये होगी ना, जो सेकंड पाइवेट कॉलम होगी उसमें होगा ना 1। ये बात थोड़ी समझाई, मतलब थोड़ा कंफ्यूज कर सकता आपको, बट ये नोटेशन समझाना चाह रहा हूँ मैं जस्ट। डेल्टा आई जी का मतलब वही है, नोर डेल्टा क्या बोलते हैं इसको, 1 अगर आई इक्वल टू जे, 0 अगर आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो ये बात समझाई या नहीं, ओके। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब पता नहीं मैं अच्छे से समझा नहीं पाया या फिर, ठीक है। चलो मैं इसको नीचे रख देता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा इन 3 कंडीशन से, यहाँ से देखो, अब अगर यहाँ से देखें, ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव क्या था, i इज इक्वल टू 1 टू r सी आई, और 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक, और r i j इज इक्वल टू 0 फॉर ईच j, ठीक। अब देखो बाकी जो आर इससे पहले जो अब केवल ले लो यहाँ, ठीक है, सभी उसके लिए पॉसिबल है ना, ये जे के लिए है। तो यहाँ सबसे पहले आप केवल ले लो जे की जगह, लेट जो जेथ कॉलम है, ठीक है, जे की जगह आप ये ले सकते हो ना, केवल ले लो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये सिस्टम क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 1 टू r सी आई r i k1 इज इक्वल टू 0, ओके। क्योंकि J1 और J1 के बीच में मैं ले सकता हूँ ना, और K1 में J किसको डिनोट कर रही है, कॉलम्स को ही डिनोट कर रही है, ठीक है। और मैं K1 और K1 K2 KR भी किसको डिनोट कर रही है, कॉलम्स को ही डिनोट कर रही है। तो J इक्वल टू मैं K1 ले सकता हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई हर J के लिए कर रहा है ना, 1 और 1 के बीच में। तो अगर मैं J इक्वल टू K1 लेता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बाकी सभी के लिए क्या हो जाएगा, अगर R I K J तो K1 ले रहा हूँ, फिर तो बाकी तो सारे 0 है ना, 2K1 3K1, ठीक है, जब तक ये क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, C1 R1 K1 प्लस C2, अगर मैं ओपन करूं K2 प्लस 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 CR R R K सॉरी K1 इज इक्वल टू 0। तो ये बाकी सारी क्या है, 0 है ना, सिर्फ इसको छोड़ के ये सिर्फ 1 होगा, ये देखो जो मैंने समझाया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हुई क्या, ओके, फिर ठीक है।
फिर तो प्रूफ हो ही गया। अब K1 की जगह Ki ले लो, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर आई किसके बीच में, आर के, ठीक है। तो यहाँ से C1 C2 Ci क्या सारे क्या आ गए, 0 आ गए ना, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर, ऊपर समेशन में भी के आई, हाँ क्या, समेशन में वो सिंपल के लिख रखे। अच्छा के आई, अच्छा अब ठीक है, ओके। यहाँ फिर हमें ये आई नहीं यूज करना चाहिए, यहाँ कुछ और करना चाहिए, फिर यहाँ क्या यूज करूँ मैं, आई तो फिर ये इसके साथ पे यूज कर रहा हूँ मैं फिर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसके साथ, ठीक है, क्योंकि फिर अदरवाइज फिर नोटेशंस वो हो जाएंगे, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अब ठीक है ना, ओके। अब ये अलाई वेक्टर्स हो गए और हमें ये तो प्रूफ करना था बेसिस के लिए, दैट इज hence non-zero rows of R forms basis for a row space vector। ठीक है, ये प्रूफ क्लियर हुआ, थोड़ा सा आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, बट आप थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से लेके थोड़ा खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी भी, मैं दोबारा समझा दूंगा, ओके, इसको लेकर। बाकी तो इजी था, बाकी तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था। तो अब हमारे पास एक किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर रो स्पेस निकालना हो तो हमारे पास एक मेथड है कि उसको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। अब रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे तो दोनों इक्विवेलेंट होती है ना, उसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो। तो अगर रो इक्विवेलेंट है तो हमने प्रूफ किया है कि दो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का रो स्पेस क्या होता है, सेम होता है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स ए है और उसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म आर है, दोनों का क्या होगा, रो स्पेस सेम होगा, ठीक है। और सेकंड थ्योरम से हमने क्या प्रूफ किया कि जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में नॉन जीरो रो होती हैं वो रो स्पेस का क्या फॉर्म करती है, बेसिस फॉर्म करती हैं। तो यानी कि हमारे पास जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसका रो स्पेस का बेसिस हमारे पास कहां से आ जाता है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म से आ जाता है, ओके। ये बात क्लियर है, ओके। तो आज के लिए जस्ट इतना ही करवाना था मुझे, तो आज के लिए जस्ट मैं इतना ही करवाने वाला था, ये सिंपल से दो स्पेस जो इंपॉर्टेंट स्पेस थे उनके बारे में, ठीक है। आगे जाके इनकी वो भी करेंगे। एक चीज और आप एक्सरसाइज देख सकते हो इसकी, अगर करना चाहो तो मैं एज एक्सरसाइज दे देता हूँ इसको, कि हमने पढ़ा था कि दो रो इक्विवेलेंट है तो उसका रो स्पेस सेम होता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आना चाहिए ना माइंड में, क्या आना चाहिए, कॉलम स्पेस। हाँ वो तो, हाँ वो सही है, ठीक है, कॉलम स्पेस के बारे में भी होना चाहिए। तो कॉलम स्पेस का सेम रहता है, उसको मैं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं करवा दूंगा, बट अभी के लिए मैं जस्ट इतना बता देता हूँ कि रो स्पेस रो से जनरेट होता है ना, कॉलम स्पेस कॉलम से जनरेट हो जाएगा, ओके। और फिर सेम कॉलम स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके भी हम कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बना सकते हैं ना, हमने पढ़ा था लास्ट में, मैंने बताया था, ठीक है। तो उसको जब चेंज करेंगे तो नॉन जीरो जो कॉलम्स होंगी वो क्या करेंगी, बेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगी किसका, कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए का, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, और यहाँ मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ इससे पहले, रो स्पेस की मैंने लिख दी है,
the dimension of row space of a matrix A is called a row rank of A। ठीक है, जो डायमेंशन होती है रो स्पेस जनरेट होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, रो रैंक हो जाएगी। और आपने अभी अभी जस्ट देखा है कि जितनी भी नॉन जीरो रो होती हैं वो बेसिस बनाती है ना, तो जितनी भी नॉन जीरो होती हैं वो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ जितनी नॉन जीरो होती है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में वो रो रैंक हो जाती है। ओके, मैट्रिक्स ए की। और सेम कॉलम रैंक हो जाती है, जितनी नॉन जीरो कॉलम होगी ना कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, वो कॉलम रैंक हो जाएगी किसी मैट्रिक्स ए की। ओके, यहाँ से एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या माइंड में आना चाहिए कि कन्वर्स, हाँ कन्वर्स, कि अगर हमारे पास दो रो सेम रो स्पेस की मैट्रिक्स है ए और बी जिनका रो स्पेस सेम है, तो क्या वो इक्विवेलेंट होंगी, ये हमारे पास क्वेश्चन। that is equal space of two matrices A and B are same। एक काफी ऑब्वियस सा एग्जांपल सोच सकते हो, मैं ये बता देता हूँ कि इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है। मैं बताऊंगा कि ट्रू कब होता है, बट इन जनरल ट्रू नहीं होता है। तो कोई रीजन दे सकते हो? काफी सिंपल ऑब्वियस कोई एग्जांपल दे सकते हो आप?